गाइज व्हाट्सअप, आई एम शालिनी। वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। सो गाइज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे आपकी क्लास 7 की एनसीईआरटी। हमने चैप्टर 1 की शुरुआत की थी। हमने कंटेक्स्ट इसके पहले डिस्क्राइब किया था कि आपका चैप्टर 7 हम क्या सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आप वो सारी चीज़ें आई होप आपने देख लिया होगा। और जो इस चैनल पे पहली बार आ रहा है ये उनके लिए है। हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी ऑलरेडी कवर कर ली है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आप डायरेक्टली बंसल ट्यूटोरियल की साइट पे जाके भी देख सकते हो। चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 6 की एनसीईआरटी की, आप वहाँ से भी इसको जाके रेफ़र कर सकते हो। तो आप ज़रूर देख लेना, तब आप क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ना। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई है और क्या चीज़ों का डेवलपमेंट होते जा रहा है। तो इससे आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या सारी चीज़ें पढ़ी है अभी तक। हमने सबसे फर्स्ट देखा था मैप के बारे में। मैप में हमने क्या देखा था, हमने 2 मैप रेफ़र किया था। आपका जो पहला मैप था वो कुछ उल्टा बना हुआ था, हमने देखा था। हमने इस तरह से एक मैप था, ये उल्टा बना हुआ था। और इसमें हमने देखा था कि ये अल इदरीसी ने बनाया था इस मैप को, जो आपके सबसे फर्स्ट मैप जो बन के तैयार हुआ था। कब हुआ था ये? 1154 में। तो इस मैप का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है क्योंकि इसमें साउथ इंडिया को क्या दिखाया गया है? ऊपर दिखाया गया है। श्रीलंका को ऊपर दिखाया गया है जो कि अभी नीचे है। फिर आपका नेक्स्ट मैप जो आया, वो सेकेंड मैप जो आया वो आपका 1720 में आता है, कुछ फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा। कार्टोग्राफर वो होते हैं जो मैप बनाते हैं, तो इनके द्वारा आता है, जो कि आपका क्या कुछ 600 साल बाद आता है। पहले मैप बना हुआ था उसके बाद। तो ये जो मैप होता है, ये मैप अभी के मैप जैसा दिखाई देता है और ऐसा माना जाता है कि यूरोपियन के द्वारा इसी मैप को फॉलो करते हुए वो इंडिया की तरफ आए थे। तो इन सब चीज़ों को हमने मैप में देखा था। फिर हमने बात की थी न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। जब इसकी बात की थी तो हमने ये देखा था कि आपकी जो टर्मिनोलॉजी है वो पास्ट एरा में एक ही टर्मिनोलॉजी को डिफरेंट लोगों के द्वारा डिफरेंट उसका मीनिंग होता था। एक लोग जो यूज़ कर रहे हैं उस टर्म का डिफरेंट मीनिंग है, दूसरे लोग वही टर्म का जब यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए डिफरेंट मीनिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने हिंदुस्तान वर्ड की बात की थी कि अगर हम मॉडर्न एरा में हिंदुस्तान की बात करते हैं तो वो इंडिया एज ए होल की बात करते हैं, सारे स्टेट्स की बात करते हैं। लेकिन फिर अगर आप 13वीं सेंचुरी में अगर आप बात करो, मिनाज ए सिराज के द्वारा, जो एक क्रॉनिकलर थे। क्रॉनिकलर क्या होते हैं? जो इवेंट्स को लिखते हैं क्रॉनोलॉजी में, मतलब एक सीरीज में लिखते हैं कि पहले ये इवेंट आया, उसके बाद ये इवेंट आया। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो मिनाज सिराज थे, जो क्रॉनिकलर थे एक 13वीं सेंचुरी के। उन्होंने जब हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया तो वो दिल्ली सल्तनत के अधिकार को दिखाना चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। और उन्होंने बेसिकली नॉर्दर्न पार्ट को कंसीडर किया था। जो रीजन था वो आपका पंजाब था, हरियाणा था और आपका गंगा यमुना के बीच का दाऊद रीजन था। तो इन सारे रीजन को उन्होंने दर्शाने का ट्राई किया था हिंदुस्तान वर्ड से। लेकिन वही जब नेक्स्ट आपके जब आते हैं 16वीं सेंचुरी में, जब आपके बाबर आते हैं तो उन्होंने हिंदुस्तान टर्म का इस्तेमाल बिल्कुल डिफरेंट तरीके से किया। उन्होंने हिंदुस्तान टर्म से ये दर्शाना चाहा कि वो हिंदुस्तान टर्म उस एरिया के लिए यूज़ कर रहे हैं जिसकी ज्योग्राफी और उसका जो वहाँ के जो कल्चर है क्या यूज़ होता है, उसके अनुसार वो हिंदुस्तान टर्म को डिस्क्राइब कर रहे थे। अब देखिए, जब उन्होंने क्या किया था, फना टर्म का यूज़ किया है हिंदुस्तान के टर्म को दर्शाने के लिए। देखिए क्या होता है, फना और फ्लोरा 2 टर्म होते हैं, एक होता है फना और एक होता है फ्लोरा। अगर आप फ्लोरा की बात करो तो फ्लोरा मतलब होता है फ्लावर्स, किसी एक जगह से रिलेटेड फ्लावर्स की ये बात करता है। और जब हम फना की बात करते हैं तो फना जो है वो आपका जो वहाँ से किसी भी एक जगह से रिलेटेड जो एनिमल्स होते हैं उनको दर्शाता है। तो ये जो 16वीं सेंचुरी में जब बाबर आए थे तो उन्होंने हिंदुस्तान टर्म का जो इस्तेमाल किया था वो वहाँ की ज्योग्राफी को देख के, उसको देख के, उनके फना को देख के और उनके कल्चर को देख के, इन सब को देख के हिंदुस्तान टर्म को डिस्क्राइब किया गया था। और वो उसके बाद अमीर खुसरो आए 14वीं सेंचुरी में। उनका भी जो हिंद का जो टर्म था वो सिमिलर था इस्तेमाल करने का, जो आपका बाबर ने किया था। आई होप गाइज आप ये सब चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें अभी तक पढ़ ली है। और फिर हमने देखा था हिस्टोरियन जो हैं
वो उन अपने जो सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं वो क्या सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ हमने ये जाना था कि एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, जब हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हिस्टोरियन है उनको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। जैसे आपको कॉइन्स मिलता है, इंस्क्रिप्शन मिलता है, इंस्क्रिप्शन के बाद आर्किटेक्चर मिलता है, कुछ टेक्सचुअल रिकॉर्ड भी मिलते हैं, लिखित चीज़ें भी मिलती हैं। लेकिन जब मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो ये सारी चीज़ें रिप्लेस हो जाती है किस चीज़ से? टेक्सचुअल रिकॉर्ड से। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें टेक्स्ट वाली चीज़ें नज़र आती है। मतलब इसका जो सीधा मतलब क्या हो गया कि पेपर क्या हो, पेपर का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। इसका मतलब पेपर जो है सस्ता मिलने लगा होगा। सीधा सा बात है, पेपर आप कब ज़्यादा से ज़्यादा पेपर पे लिखोगे? जब पेपर का इस्तेमाल कब करोगे? जब पेपर आपको सस्ता मिलेगा। कोई सामान सस्ता मिलेगा तभी तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा। तो मिडिवल हिस्ट्री में पेपर का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, टेक्स्ट वाली चीज़ें ज़्यादा नज़र आई है हमें देखने के लिए। फिर हमने बात किया था कि जो क्रॉनिकलर होते थे और या फिर जो ऑथर आप बोलो, वो जो होते थे, जो चीज़ें लिखते थे, कुछ भी चीज़ें अगर लिख रहे हैं तो उसमें भी उनके सेम कॉपी वाले बुक में भी काफ़ी डिफरेंस नज़र आया है। देखिए, जैसा कि पहले के टाइम में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, प्रिंट की कोई व्यवस्था नहीं थी, सब अपने हाथों से ही कॉपी किया करते थे। देखिए, मान लीजिए मैंने आपको एक बुक दिया किसी चीज़ को लिखने के लिए, वही बुक को अगर मैं किसी और बंदे को लिखने को दूंगी आपकी कॉपी, तो इसको कई सारी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएगी, जिसको वो अपने जो भी उनको समझ में आ रहा है उस टर्म से रिप्लेस कर देगा। माइट भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसका मीनिंग चेंज हो जाए। देखिए, कहीं वॉज लिखा हुआ है, कहीं इज लिखा हुआ है, दोनों ही टर्म में काफ़ी डिफरेंस है। आप समझ सकते हो, ये प्रेजेंट को दिखा रहा है, ये पास्ट को दिखा रहा है। उसी तरह से कॉपी में जो चेंजेस आ जाते हैं तो पूरा का पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वैसे ही हमने एक एग्जाम्पल देखा था गयासुद्दीन बरानी का। उन्होंने 14वीं सेंचुरी के एक क्रॉनिकलर हैं, इनकी हमें पहली कॉपी मिली थी। हमने जब उसको पढ़ा और जब इसकी दूसरी कॉपी हमें 2 साल बाद मिली तो ये सेम चीज़ें इन्होंने लिखी है। ये जो बुक है सेम बातें बताने के लिए ये लिखे थे, लेकिन फिर भी जो उनकी दूसरी बुक है वो फर्स्ट वाली बुक से बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती है। तो इस तरह से हमने ये जाना था कि हिस्टोरियन जब किसी बुक को पढ़ते हैं तो वो डिफरेंट सोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए, और उसका कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में इसको लिखा गया था उस चीज़ को भी जानने का वो ट्राई करते हैं। क्योंकि देखिए, जो पहली जो ओरिजिनल कॉपी है वो तो मिलने से रही, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी काफ़ी सालों पहले लिखी गई थी, तो वो तो कहीं खो गई है। अब इस ओरिजिनल कॉपी को काफ़ी सारे रूलर्स जब आए तो इसको क्या किया, इसका कॉपी करने के लिए बोला, तो डिफरेंट लोगों को कॉपी करने के लिए दे दिया गया। जब उन लोगों ने कॉपी किया तो हर लोगों ने अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा लिखा, आप ऐसे समझ सकते हो। तो जब हिस्टोरियन पढ़ते हैं एक ही बुक की उनको काफ़ी सारी कॉपियाँ डिफरेंट ऑथर के द्वारा लिखी हुई मिलती है, लेकिन उनको क्या होता है, इनको ये सब बुक को रेफ़र करना पड़ता है और समझना पड़ता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है और इसका रियल मीनिंग क्या है। आप समझ पा रहे हो कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसको लिखा है और मतलब क्या सोच के इसको लिखा गया था और क्या चीज़ को बताने के लिए लिखा गया था। तो उसको समझने में इनको काफ़ी परेशानी होती है और ये ट्राई करते हैं कि वो सही बातें हमारे सामने लेकर आए, क्योंकि उनका मेन कारण क्या है इन सबको पढ़ने का, कि वो देख सकें, वो हमें बता सकें कि भाई इस कॉन्टेक्स्ट में और ये बात को बताने के लिए इस बुक को लिखा गया था। चलिए, अब हम आज पढ़ेंगे रीजन एंड एम्पायर और ओल्ड और नया रिलीजन। देखिए, नए जब आपका डिफरेंट रूलर्स आए तो नए अपने साथ रिलीजन को भी लेके आए, तो उस चीज़ को हम आज जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका लेक्चर। तो ये आपका शुरू होता है इस आपके फ़ोटो से। देखिए, ये फ़ोटो है, ये जो फ़ोटो है ये किसी पेंटिंग को, क्या होता था पहले जब किसी बुक को लिखा जाता था तो उस बुक में काफ़ी सारी पेंटिंग्स को भी ऐड किया जाता था, और जो ये पेंटिंग थी इनको मिनिएचर पेंटिंग बोला जाता था। इनको मिनिएचर क्यों बोला गया है? इनको मिनिएचर इसलिए बोला गया क्योंकि ये काफ़ी छोटी होती थी। देखिए, मिनी से ही समझ में आ रहा है छोटापन, मतलब छोटा, तो ये काफ़ी छोटी पेंटिंग्स होती थी, इसलिए इनका नाम दिया गया मिनिएचर। तो ये पेंटिंग को कई बार
आपके बुक्स के बीच में बनाई जाती थी, ताकि वो उस कॉन्टेक्स्ट को दर्शा सके कि उस समय क्या चल रहा है और वो क्या चीज़ें बताने चाह रहे हैं। मतलब टेक्स्ट को बखान करने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी पेंटिंग बनाई जाती थी। और लेटर ऑन क्या हुआ, इस पेंटिंग को निकाल के टेक्स्ट में से बेच दिया गया। क्यों बेचा गया भाई? क्योंकि ये पेंटिंग देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होती थी। अब देखिए, जो चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव होगी उसको हर कोई खरीदना चाहेगा। आप कोई पेंटिंग बनाओगे और वो पेंटिंग देखने में बहुत सुंदर होगी तो मार्केट में उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो इसलिए क्या हुआ, उस मनुष्य जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी, इनको टेक्स्ट बुक से निकाल करके इनको ऐसे ही बेच दिया गया काफ़ी सारे लोगों के द्वारा। फिर हम बात करते हैं ये राइटिंग्स की। देखिए, ये जो राइटिंग है, ये दो तरह की हैंड राइटिंग की अब बात की हुई है एनसीईआरटी में आपके। पहला जो राइटिंग है वो नस्तालिक स्टाइल है। देखिए, नस्तालिक स्टाइल में क्या होता है, इसमें कर्सिव में लिखा गया है, आप देख सकते हो कितना खुला खुला लिखा गया है। तो खुला है तो पढ़ने में क्या है, आसानी है इसको। अगर किताब खुली होगी तो उसको आप आराम से पढ़ पाओगे, लेकिन किताब अगर बंद होगी तो पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। तो उसी तरह से खुली खुली आपको चीज़ें दिख रही है, तो ये नस्तालिक स्टाइल है। इसमें क्या है, खुला हुआ है सब कुछ। देखिए, नस्तालिक स्टाइल को पढ़ने में आसानी होता है, कर्सिव में लिखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सिकस्त स्टाइल की। ये सिकस्त जो है ये काफ़ी ज़्यादा डेंसर है। डेंसर आप देख रहे हो कितना ज़्यादा ही इसको मतलब तोड़ मड़ोड़ के लिखा गया है कि पढ़ने वाले को काफ़ी परेशानी हो सकती है इसको पढ़ने में। तो ये वही बोला गया है कि इसको पढ़ना डिफ़िकल्ट है, इसको पढ़ना उतना ही ईजी है। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं न्यू एंड सोशल पॉलिटिकल ग्रुप। अब क्या हुआ, जब आपका नए लोगों, नए रूलर आए, नए लोगों ने इन्वेड किया एरिया, तो उसी हिसाब से नए नए पॉलिटिकल ग्रुप्स भी उभर कर आए, नया सोशल सिस्टम उभर कर आया। तो उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। देखिए, जो ये आपका एनसीईआरटी है मिडिवल हिस्ट्री, ये पूरा मिडिवल का बात करता है। आपका कुछ 650 से आपके शुरू होगा मिडिवल हिस्ट्री और ये आपका 1750 तक चलेगा। तो ये पूरा बात करेगा मिडिवल हिस्ट्री का 7th क्लास का एनसीईआरटी। और जब हम 8th क्लास की बात करेंगे तो वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेगा, जो 1750 के बाद आएगा, जो यूरोपियन लोग आपके कंट्री में आ जाएंगे, हमारे कंट्री में। तो देखिए, जो ये पीरियड था आपका 700 से 750 के बीच का, तो इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हिस्टोरियंस को देखने को मिले, काफ़ी सारे डेवलपमेंट भी हुए इस आपके एरा में। क्यों हुआ भाई? क्योंकि डिफरेंट रूलर्स आए, डिफरेंट जगह से आए, तो उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस वो अपने साथ लेके आए। देखिए, क्या हुआ, जब आप कहीं जाओगे तो आप मान लो आपने ट्रेड मार्केट गए हो, आप कहीं ट्रेडिंग का मार्केट है वहाँ पे गए हो आप, जहाँ बहुत बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिल रही है, फॉरेन से भी प्रोडक्ट आए हैं वहाँ बिकने के लिए। तो आप क्या करोगे, वहाँ जो टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है, जो देखने में अच्छी लग रही है, सामान अच्छा है और उसको आपका यूज़फुल है और आपका काम को ईजी बना देगा, तो आप क्या करोगे, उस सामान को खरीद के ले आओगे, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लोगे। तो उसी तरह से क्या हुआ, जब नए नए रूलर आपके जब इंडिया में आए, तो वो सिर्फ अपना अब खुद ही नहीं आए, अपने साथ नई टेक्नोलॉजी भी लेके आए। जैसे पर्शियन व्हील देखने को मिला, जो इरिगेशन में यूज़ किया जाता था। फिर स्पिनिंग व्हील देखने को मिला, जो विबिंग में यूज़ किया जाता था, आपके कटाई वगैरह करने में आप कह सकते हो। चरखे वगैरह आए सामने आपके। फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, मतलब कि जो आप लड़ाई झगड़ा जब करने जाओगे तो उसका बारूद का आप हथियार समझो कि आप लड़ाई करने जा रहे हो, तो खाली हाथ तो जाओगे नहीं, तो बारूद के हथियार भी आए जब नए रूलर्स आए तो दूसरे कंट्री से, तो ये देखने को मिला। अब आपके इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ फूड भी देखने को मिला। देखिए, अभी भी हम चाइनीज़ प्रोडक्ट खाते हैं, चाइनीज़ फूड खाते हैं, तो चाइनीज़ फूड इंडिया की देन तो है नहीं, चाइना से आया है कहीं ना कहीं। तो ये जो फूड है, फूड और बेवरेजेस भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए बाहर से। देखिए, पोटैटो की बात करें, कॉर्न की बात करें, तो चिली की बात करें, तो ये क्या था, पोर्तुगीज जब इंडिया में आए तो इन्होंने पोटैटो, कॉर्न, चिली, वो ये सब लेके आए। ठीक है। फिर टी और कॉफ़ी भी आया। कब आया ये तो आपको पता हो, तो जब यूरोपियन आए थे तो टी और कॉफ़ी अपने साथ लेके आए थे। काफ़ी लोगों को टी एंड कॉफ़ी पसंद होगा, तो ये जानिए आप कि ये जो है वो इंडिया का बनाया हुआ नहीं है, ये यूरोप से आया था। तो ये सब जो इन्वेंशन है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, आपके क्रॉप्स हैं, ये लोगों के साथ ही आया और कई सारे आइडियाज़ भी आए।
तो ये जो पीरियड था, इस पीरियड में काफ़ी सारे इकोनॉमिक चेंजेस को देखने को मिले, क्योंकि देखिए जब बाहर के लोग आ रहे हैं अपना सामान बेचने के लिए या खरीदने के लिए, तो पैसा लेके भी आएंगे, तो इकोनॉमिक चेंजेस भी आया, कुछ पॉलिटिकल चेंजेस भी आया, कुछ सोशल और कुछ कल्चरल चेंजेस भी हमें देखने को मिला। देखिए ये जो है ये पर्शियन व्हील है जो आपका पर्शिया से आया था। अब बात करते हैं कि जो ये द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ, जो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है ये इसमें क्या काफ़ी सारा पैसा था। आपके सोने की चिड़िया बोला जाता है भारत को। तो इमेंस वेल्थ का था जो लोगों को अट्रैक्ट करता था भारत की ओर। तो उनको लगता था कि भाई यहाँ पे काफ़ी सारा पैसा कमाया जा सकता है या लूटा जा सकता है, आप ऐसा समझो। तो वो लोग क्या करते थे, लूटने के लिए या पैसा कमाने के लिए इंडिया आते थे। तो लोगों को अट्रैक्ट करता था इंडिया। ओके, तो फिर क्या उसी टाइम पे हमें एक नया ग्रुप सामने आया। जब मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है तो एक ग्रुप नया सामने उभर कर आता है, जिसको बोलेंगे राजपूत। अब ये राजपुत्र का मतलब क्या होता है? राजपूत जो टर्म है वो राजपुत्र से निकल के आया है, जिसका मतलब है द सन ऑफ अ रूलर। समझ पा रहे हो आप? रूलर का बेटा, जो आपका साम्राज्य है, जिसका जो रूल कर रहा है, किंग है बेसिकली, उनका बेटा है, तो वो राजपूत कहलाएगा। ये राजपूत का जो एरा है वो शुरू हुआ आपका 650 से कुछ 1206 के बीच में, और इसी के बीच में काफ़ी सारे इन्वेजन हुए, काफ़ी सारे आक्रमण हुए बाहर से आपके। तो बिटवीन 18 टू 14 सेंचुरी आपका एक नया टर्म अप्लाई हुआ, जो जनरली किसके लिए यूज़ किया जाता था? वॉरियर के द्वारा, जो ब्रेव थे, जो लड़ाई करते थे, उनके द्वारा ये टर्म का इस्तेमाल किया गया, जो क्या होने का क्लेम करते थे? क्षत्रिय होने का क्लेम करते थे। जब हमने वैदिक एज के बारे में, जब हम वैदिक एज पढ़ रहे थे, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, वहाँ हमने बात की थी ब्राह्मण ने क्या किया था, पूरे सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। एक ब्राह्मण थे, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्रास थे। बात की थी ना हमने, शायद आप लोग को याद होगा, आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। तो वो जो है उन्होंने क्षत्रिय स्टेटस को क्या किया, अपने आप को उसमें ढालना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला भाई कि हम क्या है, क्षत्रिय स्टेटस से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम वॉरियर हैं, हम लड़ाई कर सकते हैं, हम ब्रेव हैं। और ये जो टर्म है, ये जो इंक्लूड सिर्फ रूलर्स के द्वारा ही नहीं किया गया, मतलब रूलर ही बस क्षत्रिय का स्टेटस नहीं ले रहे थे, बल्कि जो सोल्जर्स थे और जो कमांडर्स थे जो आर्मी में, वो भी अपने आप को क्षत्रिय के स्टेटस में लाने का ट्राई कर रहे थे और बोल रहे थे भाई कि हम क्षत्रिय हैं। तो अब क्या हुआ, रूलर के साथ साथ जो आपके चीफ कमांडर हो गए, जो आपके वॉरियर्स हो गए, जो आपके सोल्जर्स हो गए, ये सब भी क्षत्रिय स्टेटस में आने लगे और क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करने लगे। तो चिवैलरिक कोड ऑफ कंडक्ट ये जो है, ये दर्शाता है कि आपका जो कितना ज़्यादा वो लोग ब्रेव थे और कितना ही लॉयल थे अपने क्वालिटीज़ को लेके। ग्रेट से लॉयल्टी था इनके अंदर। और ये क्या थे, ये जो क्वालिटीज़ है वो एट्रीब्यूट किया गया है, मतलब ये राजपूत पे आपको क्या बोल सकते हैं आप, इससे एसोसिएटेड है। वेलोर जो टर्म है, एक्सट्रीमली वेलोर मतलब बहुत ज़्यादा बहादुर। लैक ऑफ फियर मतलब थोड़ा सा भी डर नहीं है वॉर पे जाने के लिए। उनको आधी रात में ही बोलोगे भाई कि लड़ाई करने जाना है, तो बस खड़े हो जाएंगे अपने तलवार लेके कि चलो लड़ना है। तो ऐसे लोग थे ये राजपूत, और ऐसे लोग थे क्षत्रिय। ठीक है, तो इनके बारे में, राजपूत के बारे में पोएट और बार्ड ने, जो पोएट क्या थे, कुछ चीज़ें लिखा करते थे, कुछ चीज़ें बताया करते थे राजपूत के बारे में, उस टाइम पे कौन से लोग क्या चीज़ें किया करते थे, हमें पोएट से भी पता चला है। काफ़ी सारे टेक्स्ट मिले हैं उनके लिखे हुए। तो ऐसे ही एक बुक मिली है, तो उसमें ही हमें पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा बहादुर थे। उनकी लॉयल्टी के बारे में बात की गई है कि वो अपने मातृभूमि के प्रति कितने ज़्यादा लॉयल थे, अपने लोगों के प्रति कितने ज़्यादा लॉयल थे। और चिवैलरिक कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होगा कि ऐसा सिस्टम ऑफ बिहेवियर जो रूलर के द्वारा फॉलो किया जाता था। तो पोएट जो थे वो कोड ऑफ कंडक्ट भी लिखते थे कि भाई ये चीज़ें रूलर फॉलो करते हैं। तो उसमें ही लिखा गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा बहादुर थे। अब बात करते हैं, कुछ और ग्रुप भी थे जो पीपल थे, जैसे मराठा हो गए, सिख हो गए, जाट हो गए, अहोम हो गए, कायस्थ हो गए। जब हमने कायस्थ की बात की थी तो मैंने आपको बताया था, इनके लिए कहा जाता है कि इनको क्या है, पेन का वरदान मिला है।
भगवान से। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान है और चीज़ों को दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं काफ़ी अच्छा। तो कास्ट ऑफ स्क्राइब, स्क्राइब की जब हमने बात की थी एंशियंट हिस्ट्री में, तो मैंने आपको बताया था कि स्क्राइब का मतलब होता है जो चीज़ें लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कायस्थ जो कास्ट है उनको लिखने और पढ़ने की आप बोल सकते हो वरदान मिला हुआ है। तो ये जो है, ये जो कास्ट है, तो ये कास्ट ऑफ स्क्राइब बोला जाता है कायस्थ को। तो ये सब लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिला था कि पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट के रूप में, पॉलिटिकली ये खुद को इम्पॉर्टेंट साबित कर सके। और ये इस टाइम पे, मिडिवल हिस्ट्री के टाइम पे, ये मराठा, सिख, जाट, आपके कायस्थ हो गए, ये सब लोग भी पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट हो गए थे क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि ये पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट हो सकें। थ्रू आउट द पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। अब देखिए इसी टाइम पे क्या हुआ, फॉरेस्ट को, जो जंगल थे, जंगल वगैरह थे, उनको क्या किया, साफ किया गया। क्यों साफ किया गया भाई? तो क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सके। तो ये हुआ, वहाँ पे फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर का काम किया गया। और ये सब जो था, इन सब एरियाज को क्या किया गया, चेंज किया गया। अब देखिए, अब जंगल को काट दोगे तो पूरी तरह से एक मैदानी इलाका बन जाएगा, एक आपका लैंड बन जाएगा, एक साफ लैंड। तो ये सब चेंजेस देखने को नज़र आया हमें इस टाइम पीरियड पे, मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पे। तो ये जब आपके फॉरेस्ट को काटा गया तो वहाँ पे कुछ लोग रह रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, आप जब फॉरेस्ट में, अभी भी फॉरेस्ट में बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो हम फॉरेस्ट को काटते हैं तो हम उनको फोर्स करते हैं भाई कि आप अपना जगह छोड़ के हमारे एरिया में आए। और हम क्या कहते हैं कि इंक्रोच कर दिया, इन लोगों ने हमारे एरिया में घुस गए। टाइगर आ गया आज यहाँ पे, तो हम बोलते हैं कि भाई ये हमारे एरिया में घुस गए, लेकिन ये था तो उनका ही एरिया। पहले तो हर जगह जंगल था, ये रहते थे खुले अपने आसमान के नीचे, मजे से घूमते थे। लेकिन हमने फॉरेस्ट को क्लियर कराया, इनका एरिया छीन लिया, और अब जब ये अपने ही एरिया में आते हैं तो हम बोलते हैं इंक्रोचमेंट कर रहे हैं हमारे एरिया में। उसी तरह से क्या किया गया, जब फॉरेस्ट को क्लियर किया गया तो पहले क्या था, आदिवासी लोग थे, क्या होते थे, फॉरेस्ट में रहते थे। तो इन लोगों को फोर्स किया गया, भाई यहाँ से बाहर निकलो, क्योंकि फॉरेस्ट तो खत्म हो गया, अब उनका जो रहने का जगह था वो तो चला गया भाई हाथ से। तो अब क्या हुआ, अब ये आ गए आपके नॉर्मल लैंड पे, रूरल के एरिया में आ गए। वहाँ पे क्या किया, ये कुछ लोग तो फार्मर्स बन गए, पीजेंट का मतलब हो गया फार्मर। कुछ लोग लैंड को खोदने का काम करने लगे। कुछ लोग थे, अब देखिए, अब किसी एरिया में आके रहेंगे तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो अब इन पे क्या हुआ, इन्फ्लुएंस होने लगा आपके रीजनल मार्केट का, जो वहाँ पे मार्केट था उनका, जो वहाँ प्रीस्ट थे, जो पूजा करते थे, पुजारी थे, मॉनेस्ट्रीज थी, जो टेम्पल्स थे, इन सब का उन पे क्या हुआ, इन्फ्लुएंस होने लगा। और धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का पार्ट बनने लगे। देखिए कॉम्प्लेक्स सोसाइटी क्यों बोला गया है, वो जिस सोसाइटी में रह रहे थे, फॉरेस्ट वाली सोसाइटी में, वहाँ तो डिफरेंट लोग डिफरेंट काम नहीं कर रहे थे, सब मिलजुल कर रह रहे थे। कोई ऐसा नहीं था कि काम बटा हुआ था भाई कि तेरे को यही करना है, अब ये काम तू नहीं कर सकता, ऐसा तो कुछ था नहीं। पहले क्या होता था, सब मिलजुल कर काम करते थे। लेकिन जब आप सोसाइटी में आई, जब सोसाइटी बना, तो डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया कि भाई तुम ये काम करोगे, फलाना ये काम करेगा, वो ये काम करेगा। तो उस तरह से एक सोसाइटी कॉम्प्लेक्स बन गई, तो वो सोसाइटी का पार्ट बन गए। तो अब सोसाइटी का पार्ट बन गए हैं तो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा ना, रूल्स को फॉलो। तो इसलिए उन लोगों को क्या हुआ, टैक्सेस को पे करना पड़ा। उसके बाद गुड्स और सर्विसेज भी देना पड़ा लोकल लॉर्ड्स को, जो लोकल रूलर्स थे उनको क्या हुआ, गुड्स और सर्विसेज भी पे करना पड़ा इन लोगों को, कि अब ये सोसाइटी का पार्ट बन चुके थे। अब सोसाइटी के अकॉर्डिंग इनको काम करना पड़ेगा। तो इसके रिजल्ट क्या हुआ, इकोनॉमिक चेंजेस आया, सोशल डिफरेंसेस इमर्ज हुआ अमॉन्गस्ट द पीजेंट। कुछ पीजेंट्स थे आपके, वो आपके ज़्यादा पैसा दे पाते थे, ज़्यादा टैक्स पे कर पाते थे, ज़्यादा आपका क्या बोलते हैं, सर्विसेज दे पाते थे, तो वो ऊपर आ गए। कुछ लोग कम दे पाते थे, वो नीचे आ गए। तो इस तरह से एक सोशल डिफरेंसेस देखने को मिला पीजेंट्स के ही बीच में। कुछ लोगों के पास क्या था, प्रोडक्टिव लैंड हो गया, ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड है, वो ज़्यादा चीज़ों को उपजा पा रहे हैं, आपका कल्टिवेट कर पा रहे हैं। और कुछ लोग क्या, कैटल को रखने लगे, आपके मवेशियों को, जानवरों को अपने पास रखने लगे।
कुछ लोग एग्रीकल्चर लैंड का भी काम करते थे, एग्रीकल्चर पे भी काम करते थे, और कुछ लोग क्या करते थे, आर्टिस्टिक वर्क भी किया करते थे। ठीक है, तो जैसे लीन सीजन में, जो सीजन आपका एग्रीकल्चर का नहीं है, उस समय पे आर्टिस्टिक काम कर लिया, उस समय कैटल को पार लिया या कुछ और काम कर लिया। तो इस तरह से भी हमें दिखने लगा सोसाइटी में लोग डिफरेंट डिफरेंट काम में इन्वॉल्व होने लगे। अब देखिए सोसाइटी में जिस तरह से चेंजेस आने लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें डिफरेंसेस नज़र आने लगे। पीपल क्या किया, लोगों ने अपने आप को जाति और सब कास्ट में खुद को अपने आप को रखने लग गए। और ये कैसे होता था, ये जाति और कास्ट में कैसे आते थे, ये अपने आप को रैंक करते थे अकॉर्डिंग टू जिस बैकग्राउंड से ये बिलोंग कर रहे हैं, इनके पास जितना भी पैसा है या इनके दादा परदादा जो भी काम कर रहे हैं उसके हिसाब से, या फिर ऑक्यूपेशन के हिसाब से कि वो क्या अपना ऑक्यूपेशन फॉलो कर रहे हैं, क्या वो आप कह सकते हो क्या रोजगार के लिए क्या काम कर रहे हैं, अपना लाइवलीहुड क्या है इनका। तो और जो ये रैंक्स था, जैसे जो आप पहले नंबर पे आ रहे हो, दूसरे नंबर पे आ रहे हो क्लास में, तो ये रैंक तो फिक्स नहीं है। जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा वो आपका पहले रैंक पे चला जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो रैंक था आपका पहले रैंक पे ये पीजेंट है, दूसरे रैंक पे ये पीजेंट है, तो ये भी फिक्स नहीं था, ये भी चेंज होते रहता था, समझ रहे, नॉट फिक्स्ड परमानेंटली। और ये वैरी करता था जिस हिसाब से लोगों के पास पावर होता था, जिस हिसाब से वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते थे, जिस हिसाब से उनके पास रिसोर्सेस होते थे जो कि कंट्रोल किए जाते थे उनके जाति के मेंबर के द्वारा। मान लीजिए एक जाति में 10 लोग आ रहे हैं, ये 10 लोग मान लो पहले 5 ही रिसोर्सेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम पीरियड बाद ये 10 रिसोर्सेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये अब 10 रिसोर्सेस को कर पा रहे हैं, तो पहले अगर ये 2 नंबर पे आ रहे थे तो अब ये 1 नंबर पे आने लग जाएंगे। तो इस तरह से सोसाइटी में चेंजेस होते रहते थे। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। देखिए जो जाति के जो लोग हैं वो भी सिर्फ एक ही एरिया में, अगर ये जाति 1 नंबर पे है तो ज़रूरी नहीं है ये दूसरे एरिया में भी ये जाति 1 नंबर पे होगी, इसमें भी चेंजेस आएगा। मान लीजिए ये जाति अगर 1 नंबर पे है, दूसरे एरिया में ये जाति हो सकती है ये 2 नंबर पे हो, 3 नंबर पे हो, 4 नंबर पे हो, तो डिपेंड करता है ये वहाँ के एरिया के जाति के स्टेटस से। तो जाति जो डिफरेंट जाति थी, ये डिफरेंट रूल्स अपने लिए बनाया करते थे, रेगुलेशन बनाया करते थे, और ये मैनेज किया जाता था द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। उनके मेंबर्स के द्वारा ये देखा जाता था कि ये रूल्स रेगुलेशन उनके जाति के द्वारा फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और रेगुलेशंस वगैरह इन्फोर्स किया जाता था असेंबली ऑफ एल्डर्स, मतलब जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनके असेंबली के द्वारा ये रेगुलेशन को इन्फोर्स किया जाता था लोगों पे कि भाई तुम इसको फॉलो करो। देखिए घर में क्या होता है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कुछ रूल्स रेगुलेशन बना देते हैं और आप लोगों को बोलते हैं भाई तुम मानो या ना मानो तुमको मानना पड़ेगा, चाहे तुम हंस के मानो चाहे रो के मानो। अगर घर में रूल रेगुलेशन बड़ों के द्वारा बनाया हुआ है कि आपको 6 बजे उठना है तो हंस के उठो चाहे रो के उठो, लेकिन उठना तो पड़ेगा भाई। तो उसी तरह से एल्डर्स के द्वारा कुछ जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाया गया था जाति के द्वारा बेसिकली, तो वो असेंबली ऑफ एल्डर्स के असेंबली के द्वारा इन्फोर्स किया जाता था और उसको डिस्क्राइब किया गया है कुछ एरिया में असेंबली ऑफ एल्डर्स को जाति पंचायत के द्वारा। ये इसी तरह से था जैसे खाप पंचायत आपके हरियाणा में बहुत ज़्यादा फेमस है या और भी रीजन में, उसी तरह से जाति पंचायत था कुछ एरिया में जो असेंबली ऑफ एल्डर्स को बोला जाता था। बट जातीज वेर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। देखिए जो विलेज के जो रूल्स हैं उसको भी जाति को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए आपके घर के भी कुछ रूल होते हैं और कुछ आपके जो स्टेट में आप रह रहे उसके रूल भी होते हैं, तो आपके घर के रूल के साथ साथ स्टेट के रूल को भी फॉलो करना पड़ता है। तो उसी तरह से जाति का को अगर अपना रूल जो फॉलो कर रहे हैं साथ साथ विलेज के जो रूल हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता था इनको। और जो सेवरल विलेजेस वेर गवर्न बाय द चीफ्टियंस, और जो बहुत सारे आपके जो विलेजेस थे उसको आपके चीफ्टियंस के द्वारा आप क्या किया जाता था, गवर्न किया जाता था। और टुगेदर वो सब मिलके एक स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट बनाते थे। डिफरेंट जो आपके चीफ्टियंस हो गए ये सब मिल करके एक स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट बनाया करते थे।
अब नेक्स्ट देखते हैं रीजन एंड एम्पायर। अब रीजन एंड एम्पायर की बात करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन और एम्पायर उस टाइम पे मिडिवल इंडिया के टाइम पे उभर कर सामने आए। तो लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ, हमें लार्ज स्टेट दिखने को मिलता है चोलास की बात करें, तब तुगलक की बात करें, मुगल की बात करें, तो इन सब की बात करें तो ये लोग बहुत ही वास्ट एरिया पे इनका कंट्रोल था। एक संस्कृत प्रशस्ति मिली है जो प्रेज कर रहा है दिल्ली सल्तनत को। देखिए प्रशस्ति के बारे में हमने जाना था कि ये प्रेज में, किसी की बड़ाई में लिखा जाता था। तो ऐसे ही एक संस्कृत प्रशस्ति मिली है हमें दिल्ली सल्तनत की जो बड़ाई करता हुआ गयासुद्दीन बलबन के बारे में। बेसिकली इस प्रशस्ति में एक्सप्लेन किया गया है कि जो रूलर था ये बहुत ही वास्ट एम्पायर, बहुत ही बड़ा एरिया तक फैला हुआ था, बंगाल में से लेकर के आपका इन द ईस्ट टू गजनी रीजन जो अफगानिस्तान में है वहाँ तक फैला हुआ था, मतलब बंगाल से लेकर आपका अफगानिस्तान तक, इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडिया, मतलब पूरा का पूरा साउथ इंडिया इसने घेर रखा था, मतलब समझो कब्जा कर रखा था। जैसे आंध्रा हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र, तो ये सारे एरिया को इसने कवर अप कर रखा था। और जो यहाँ के जो लोग थे, जो रीजन था जहाँ इसने अपना कब्जा कर रखा था, वहाँ के लोग इसके आर्मीज को देख के मतलब गायब हो जाते थे। ऐसी चीज़ें लिखी हुई है कि वो डर के भाग जाते थे वहाँ से। अब जो हिस्टोरियन है ऐसा मानते हैं, हिस्टोरियन ने अभी जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है हमें कि हिस्टोरियन ने इन सब चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही एग्जीक्रेट कर दिया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है उनके कॉन्क्वेस्ट को, उनके एरिया को। और एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई रूलर केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। देखिए जब हिस्टोरियन पढ़ते हैं इन चीज़ों को तो उनको ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को बहुत ही एग्जीक्रेट करके लिखा गया है। और इस चीज़ को भी समझने का ट्राई करते हैं कि उस समय के रूलर क्यों, हर कोई रूलर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को क्लेम करता था कि भाई ये मेरा एरिया है, हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो इस बात को भी जानने का ट्राई करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये प्रोविंस ऑफ दिल्ली सल्तनत है, मोहम्मद तुगलक के राइन के बारे में दर्शाया गया है। ये जो जितने भी ये रोमन वर्ड्स में लिखे गए हैं, रोमन नंबर्स में लिखे गए हैं, ये सब एरिया आपके मोहम्मद तुगलक के द्वारा क्या किया गया, कैप्चर किया गया है। अब देखना जब बाद में ये जब क्लास खत्म हो जाएगी तो खोल करके बुक को कि ये कितने सारे एरियाज हैं जो मोहम्मद तुगलक ने आपके कैप्चर कर रखे थे। और ये जो सोर्स है ये इजिप्टियन सोर्स है। तो ये काफ़ी सारा ऐसा लगता है कितना बढ़ा चढ़ा के हर चीज़ों को दर्शाया गया है। तो ऐसा हिस्टोरियन समझते हैं, जब देखते हैं तो ऐसा बोलते हैं वो। अब बात करते हैं इन 1318 एक जो पोइट थे अमीर खुसरो, उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में बताया है कि जो इंडिया है या हर रीजन पे डिफरेंट लैंग्वेज को फॉलो किया जाता है। जैसे सिंधी हो गया, लाहौरी हो गया, कश्मीरी हो गया, आपका द्वार समुद्री हो गया, ये सब साउदर्न कर्नाटका में फॉलो किया जाता है, तेलंगनी आपके आंध्र प्रदेश में, गुजारी आपके गुजरात में। तो इस तरह से कुछ लैंग्वेज आपके डिफरेंट एरिया में फॉलो किया जाता था। लेकिन उसी के कंट्रास्ट में इन्होंने बताया है कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो किसी एक रीजन से बिलोंग नहीं करता है। ये सबसे ओल्ड लॉन्ग लैंग्वेज है संस्कृत लैंग्वेज आपका, जो कॉमन पीपल को नहीं पता था कि भाई संस्कृत कैसे बोलते हैं, ये ब्राह्मण्स के द्वारा ही बोला जाता था। तो वही जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री में बात किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्राह्मण लैंग्वेज है वो जो ब्राह्मण थे वो क्या करते थे, संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। और संस्कृत जो था वो लैंग्वेज लोगों को समझ में नहीं आता था, बिल्कुल ऊपर से जाता था कि ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं। और इसका फ़ायदा कौन उठाते थे, ब्राह्मण उठाते थे। और लोगों को बनाते थे ये बुद्धू कि भाई तुम ये काम ऐसे करो, नहीं करोगे तो पाप लगेगा, भगवान ये कष्ट देंगे, फलाना ठिकाना बोल के लोगों को परेशान करते थे। और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे ब्राह्मण के इतने सारे आपके बोल सकते हो आप अत्याचार से। तो उसकी वजह से दुखी होके जब बुद्धिज्म और जैनिज्म उभर कर आया तो बड़े ज़्यादा मतलब वास्ट एरिया में लोगों के द्वारा इसको क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। क्योंकि इनका जो रिलीजन था ये बहुत ही सिंपल था, लोगों के दिमाग में घुस रहा था कि भाई क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग, जैसे कि आपके ब्राह्मण क्या बोलना चाह रहे हैं लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म में जब रिलीजन निकल के आया तो इन्होंने बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया।
मैंने बताया था बुद्धा ने पाली का लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था और जैनिज्म ने प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। ये दोनों ही आम बोलचाल की भाषा थी उस वक्त, लोगों को समझ में आ रहा था कि ये दोनों क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें थी। अब हम देखते हैं अब आगे क्या होता है। बाय 700 मेनी रीजन आपके जो थे जो रीजन्स थे वो पजेस्ट किए जाते थे डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल डायमेंशन एंड देयर ओन लैंग्वेज। तो इस तरह से डिफरेंट आपके जोग्राफिकल एरिया का अपना लैंग्वेज था, अपना कल्चर था। अभी भी जब हम इंडिया को देखेंगे, जोग्राफिकल एरियाज को देखेंगे, तो हर एरिया का अपना लैंग्वेज है। मुंबई की बात करें तो मराठी लैंग्वेज का वहाँ इस्तेमाल होता है। फिर हम अगर बिहार की बात करें तो भोजपुरी लैंग्वेज यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हिंदी लैंग्वेज भी करते हैं। तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा वास्ट आपके नेटवर्क में आप कह सकते हो वास्ट लोगों के द्वारा किया जाता है, काफ़ी सारे लोगों के द्वारा किया जाता है। तो वही बात कर रहे हैं कि जोग्राफिकल डायमेंशन and their own language and cultural characteristics, they were also associated with specific ruler dynasty। अब क्या था, डिफरेंट आपके एरिया को डिफरेंट रूलर के द्वारा, डिफरेंट डायनेस्टी के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और ये डिफरेंट स्टेट में आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। भाई ये स्टेट चाहता था इसको कैप्चर करना, ये स्टेट चाहता था इसको कैप्चर करना, ये भी चाहता था इसको कैप्चर करना, ये भी चाहता था इसको कैप्चर करना। तो इस तरह से क्या होता था, आपस में ही स्टेट लड़ते भिड़ते रहते थे। तो ऑकेशनली जो डायनेस्टी है जैसे चोला, खिलजी, तुगलक और मुगलक्स, ये जो डायनेस्टी थी इन्होंने एक एम्पायर, बड़ा ही एम्पायर इस्टेब्लिश किया था और इनका जो एरिया था बहुत ही रीजन तक फैला हुआ था। लेकिन हमें ऐसा सोर्सेस मिला है, इससे पता लगता है कि एम्पायर जो है वो स्टेबल नहीं थे और ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। दिस नॉट ऑल दिस एम्पायर वेर इक्वली स्टेबल। ये जो सारे एम्पायर हैं वो इक्वली स्टेबल नहीं थे, ना ही सक्सेसफुल थे। तो ऐसा सोर्सेस से पता चलता है। वेर द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी, जब 18वीं सदी में जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो काफ़ी सारे क्या हुआ, रीजनल स्टेट्स आपके उभर कर आए, रीजनल रूलर उभर कर आए। बट ईयर्स ऑफ इम्पेरियल पैन रीजनल रूल हैड ऑल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ रीजन। काफ़ी सालों तक आप देखो, आप एक ही राजा अगर काफ़ी सालों तक एक ही जगह पे राज कर रहा है, एक ही डायनेस्टी अगर राज कर रही है, तो उसका जितने भी रूल्स रेगुलेशन होगी वो लोगों के पूरा एकदम आप बोलो ब्लड में घुस जाएगा, कि वो समझ जाएगा कि भाई हमको ऐसे ही चलना है। अब मान लो यहाँ पे 50 साल तक एक ही लोग राज कर रहा है, तो उसका रूल रेगुलेशन क्या होगा, उसके दादा परदादा बेटा सब उसी को फॉलो करेगा। तो वो जो था कि लोगों के क्या हुआ, वेन्स में घुस गया था। तो उसके बाद जब 18th सेंचुरी के बाद जब नए रूलर नज़र आए, तो उसके बाद भी जो पुराने रूलर की जो लेगेसी थी, पुराने रूलर के जो रूल्स रेगुलेशन थे, जो और सारी कल्चर था, चीज़ें था, वो सब भी हमें नज़र आता था नए रूलर के रूल करने के बाद भी। तो वही लिखा हुआ है, अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रीजन वेर लेफ्ट विद द लेगेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट दैट हैड रूल ओवर देम। और वो जब हमें जब चीज़ें उभर कर आई, नए गवर्नेंस आया, नया मैनेजमेंट आया, तो भी हमें वो सारे कल्चर्स नज़र आए उस नए गवर्नेंस के अंदर। अब थोड़ा 1000 years बिटवीन 700-750 द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। देखिए अब 700 से 750 के आपका 1750 के बीच में बेसिकली मिडवल इंडिया की जब हम बात करें, मिडवल हिस्ट्री की बात करें, तो कोई भी ऐसा रीज़न नहीं था जो कि आइसोलेशन में ग्रो कर रहा था, मतलब अकेले में ग्रो कर रहा था, एलोन ग्रो कर रहा था, सब साथ में ही ग्रो कर रहे थे सारे एरिया। तो वही बात लिखा गया, द करेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। जो करेक्टर था डिफरेंट रीजन का वो आइसोलेशन में ग्रो नहीं कर रहा था। दिस रीजन फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजन फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन विदाउट एवर क्विट लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस। मतलब अपना जो रूलर हैं, जो डिफरेंट जो रूलर हैं वो आए राज करने के लिए, फिर भी वहाँ का जो मेन डिस्टिंक्टिवनेस था, मतलब डिस्टिंक्ट चीज़ें थी, जो चीज़ें उनको डिफरेंट जगह से डिफरेंट बनाती है, मतलब इस स्टेट को जो अब मेन चीज़ है इस स्टेट से डिफरेंट बनाती है, वो भी उसमें नज़र आ रहा था। जो नया रूलर रूल करने आ रहा था वो चीज़ ऑलरेडी एसोसिएट था और भी चीज़ें इसमें ऐड होती जा रही थी, आप ऐसा समझो।
अब बात करते हैं ओल्ड और नया रिलीजन। देखिए, जब डिफरेंट डिफरेंट लोग आएंगे तो डिफरेंट रिलीजन को भी लेके आएंगे। पहले हिंदूज में ज़्यादा देखने को मिला, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब बाहर से लोग आए, तुर्क का इन्वेजन हुआ, तो मुस्लिम एम्पायर का नींव रखा गया। मुस्लिम आपका आप कह सकते हो उनका रिलीजन आया, कुरान आया इंडिया में। तो उसी की बात कर रहे हैं कि ओल्ड और नया रिलीजन में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हमें देखने को आए। The 1000 years of history that we are exploring witness major development in religious tradition। तो religious tradition में काफ़ी सारे differences आए। people जो थे, वहाँ के लोग थे, उन्होंने believe किया divine पे, समटाइम डीपली पर्सनल। देखिए, आप किसी चीज़ को पूजा करते हो, किसी भगवान की पूजा करते हो, काफ़ी बार सिर्फ पर्सनली आप उसकी पूजा कर रहे हो, लेकिन कई बार ये क्या होता है, कलेक्टिव भी होता है। देखिए, होली की जब हम बात करें तो होली में क्या होता है, होलिका दहन होता है। तो आप पर्सनली भी अगर आप होलिका दहन को मानते हो तो भी इसको इन्फोर्स किया गया है कलेक्टिवली। होलिका दहन करते हैं तो बहुत सारे लोग होलिका दहन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या हुआ, वो कलेक्टिविज्म भी दिखाता है कि कलेक्टिवली सोसाइटी उसको फॉलो कर रही है। पर्सनली तो आप कर ही रहे हो, जो आप जा रहे हो वहाँ पे पूजा करने के लिए, लेकिन कलेक्टिवली भी किसी को फोर्स नहीं किया गया है, सब मिल के भी पूजा कर रहे हैं वहाँ पे। तो जो आपका बिलीव है वो आपका पर्सनल भी होता है और आपका कलेक्टिव भी होता है। मतलब एक पूरी सोसाइटी के द्वारा किसी एक चीज़ पर आस्था रखना। तो कलेक्टिव बिलीफ जो सुपर नेचुरल एजेंसी पे, रिलीजन पे रखना, वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी का जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था उससे कनेक्टेड था। देखिए, जो ज़्यादा रिच होगा अगर किसी को पैट्रोनज कर देगा, जैसे बुद्धिज्म की बात करें तो इसको सपोर्ट किया गया बहुत सारे रिलीजन के, बहुत सारे आपके रूलर्स के द्वारा। ठीक है, रूलर के द्वारा बुद्धिज्म को सपोर्ट किया गया। इसी वजह से जो बुद्धिज्म था वो डिफरेंट रीजन में फैला। इंडिया के बाहर भी आज बुद्धिज्म देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि रिलीजन को फैलाया गया वहाँ के रूलर के द्वारा। जो भी रूलर थे वहाँ पे, इंडिया के जो रूलर थे, उन्होंने बाहर भेजा लोगों को उस रिलीजन को फॉलो, उस रिलीजन का प्रसार कराने के लिए। तो उसी तरह से जो आपका सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है आपके लोकल कम्युनिटीज़ का, जिस रिलीजन को ज़्यादा सपोर्ट मिला, ज़्यादा बिलीफ मिला, तो वो एक कलेक्टिव बिलीफ के रूप में सोसाइटी में इम्पोज हो गया कि लोगों के द्वारा इसको पर्सनली भी फॉलो किया जाने लगा। और ये जो एज ए सोशल वर्ड्स ऑफ दिस ग्रुप ऑल्टर, सो दैट रिलीजन और बिलीफ भी आपका अल्टर होते गया। पहले क्या था, सोशल ऑर्डर, पहले ये वाला जो आपका रूलर है वो आ रहा है, फिर कोई और रूलर आ रहा है या कोई और सोसाइटी में रूल कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बिलीफ वो चेंज होता गया, क्योंकि सोसाइटी में वही चीज़ें इन्फोर्स हो रही है। तो इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन वॉट वी कॉल हिंदुज़्म टुडे। तो जिसको हम हिंदुज़्म बोलते हैं आज, इसी समय काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऑल्टर हुई, काफ़ी सारे चेंजेस हुए मिडिवल टाइम में, और वो चेंजेस हमें आज भी नज़र आते हैं जब हम हिंदुज़्म में आपका रिलीजन की बात करते हैं। देखिए, हमने भक्ति मूवमेंट का बात किया था एंशिएंट टाइम पे। उस भक्ति मूवमेंट में क्या हुआ था कि लोगों ने ये बिलीव किया था कि जिस चीज़, मतलब आप अपने डाइटी को, अपने भगवान को जिस रूप में पूजोगे वही रूप सामने उभर कर आएगा उस भगवान का। और ये आइडिया इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि लोगों ने मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी अपने ईश्वर की, अपने भगवान की। तो उसी तरह से जब आप बात करोगे तो वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज़, तो उस समय क्या हुआ, नए भगवान की पूजा होने लगी, कंस्ट्रक्शन किए गए टेम्पल्स को रखने के लिए, और इम्पॉर्टेंस जो था ब्राह्मण्स का, प्रीस्ट का, वो डोमिनेंट हो गया सोसाइटी के अंदर। द नॉलेज, जो उनका जो नॉलेज था, ब्राह्मण का जो नॉलेज है संस्कृत के ऊपर, इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलने लगा। सही बात है, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, लोगों को क्या लग रहा है, ब्राह्मण बोल रहे हैं भाई ऐसे पूजा कराओ, हम तुमको ईश्वर से मिला देंगे या भगवान तक तुम्हारी बातों को पहुंचा देंगे। भाई इनको आता जाता कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन भगवान तक पहुंचाएंगे ये आपको। तो ये इनके संस्कृत लैंग्वेज का, टेक्स्ट का यूज़ कर करके लोगों का ब्रेन वॉश करने लगे, तो उनको रिस्पेक्ट मिलने लग गया सोसाइटी में बहुत ज़्यादा। वो पहले के एरा में भी मिलता था, लेकिन इनके नॉलेज जो था संस्कृत का, उसकी वजह से इनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लग गया। जो डोमिनेंट पोजीशन था उसको क्या रूलर्स के द्वारा भी सपोर्ट किया गया,
क्योंकि रूलर्स ही सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से ये ब्राह्मण इतना बढ़ चढ़कर सोसाइटी में लोगों पर रूल कर रहे थे, लोगों पर अपने मनमाने ढंग से अपनी बातें मनवा रहे थे। तो हमें सबसे मेजर डेवलपमेंट जो मिडिवल टाइम में देखने को मिला वो जो भक्ति, आपका जो आइडिया था भक्ति का, वो ये था कि लोगों के द्वारा ऐसा मानने जाने लगा कि आप अगर अपने अपने डाइटी की अगर पूजा करते हो अपने मन से, तो आप अपने ब्राह्मण के बिना भी भगवान तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हो, भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स। बस मन से करो, भगवान मिल जाएंगे, ऐसा लोग सोचने लगे इस एरा में। और दिस वॉज ऑल्सो पीरियड, ये एक ऐसा पीरियड था जब नया रिलीजन भी देखने को मिला हमारे सब कॉन्टिनेंट में। देखिए काफ़ी सारे मर्चेंट्स आए, बिजनेसमैन आपके आए, आपके ट्रेडर्स आए। तो जब ये माइग्रेट होकर आए, जब अपने आपके इंडिया में सामान को बेचने के लिए, सेल करने के लिए, तो अपने साथ टीचिंग्स भी लेकर के आए। कुरान की टीचिंग जो होली बुक मानी जाती है मुसलमान की, मुस्लिम की, तो इसके टीचिंग को भी 7th सेंचुरी में जब ये इंडिया में आए तो अपने साथ लेके आए। और मुस्लिम रिगार्ड द कुरान, मुस्लिम रिगार्ड करते हैं कुरान को एज ए देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द वन गॉड, मतलब एक गॉड जो अल्लाह है उसके आप ऐसा मानते हैं कि उनका ही बस उन पे क्या है अधिकार है, और वो आपके ईश्वर जो है वो एक ही हैं, वो का 75 ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है जो अल्लाह है। जैसे हिंदू में क्या होता है, काफ़ी सारे देवी देवता हैं, लेकिन मुस्लिम में क्या है, सिर्फ एक ही भगवान है जिसको अल्लाह बोला गया, कुरान में ऐसा लिखा है, जिसके लव, जिसका प्यार, मर्सी और इनाम, ये सब कुछ आपका एक गॉड के द्वारा ही मिलेगा अगर आप उस पर बिलीव रखोगे तो, विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप किस रिलीजन से, आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, बेसिकली आप अमीर हो गरीब हो, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। अगर अल्लाह को आप अगर मानते हो तो आपको भगवान से, अल्लाह से क्या मिलेगा, लव मिलेगा, मर्सी मिलेगा, क्षमा मिलेगी, बाउंटी मतलब इनाम मिलेगा आपको। तो बहुत सारे रूलर ने भी क्या किया, आपके इस्लाम को क्या किया, पैट्रोन किया, सपोर्ट किया। एंड द उलेमा, उलेमा का मतलब हो गया आपका ऐसे ग्रुप ऑफ बॉडी जिनको कि जो कि आपका क्या थे, आप जो आपके मुस्लिम स्कॉलर थे बेसिकली, ये जो कि आपको जिनको इस्लाम के बारे में नॉलेज था बहुत अच्छा, आपका लॉज के बारे में पता था इस्लाम के, उनको बोला गया है द उलेमा। तो मैनी रूलर्स ने क्या किया, इस्लाम को पैट्रॉन किया, सपोर्ट किया, उलेमा को सपोर्ट किया। और लर्न थियोलॉजिस्ट एंड जूरिस्ट, उलेमा क्या होते हैं आपके, लर्न थियोलॉजिस्ट, जिनको गॉड के बारे में पता है, अल्लाह के बारे में पता है, स्टडी करते हैं नेचर ऑफ गॉड के बारे में, उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में, और जूरिस्ट, ठीक है। एंड लाइक हिंदुज़्म, इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन वेराइटी ऑफ वेज बाय दिस फॉलोअर्स। जैसे कि हिंदू को डिफरेंट, आपके हिंदुज़्म को डिफरेंट फॉलोअर्स के द्वारा डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, उसकी मीनिंग को निकालने का ट्राई किया गया है। उसी तरह से मुस्लिम में भी जो आपके जो रूलर्स हैं, मुस्लिम के जो फॉलोअर्स हैं बेसिकली, उनके द्वारा भी इंटरप्रेट किया गया है मुस्लिम के जो भी रिलीजन है, उनके जो भी चीज़ें हैं उस बात को। अब देखिए एक बात आती है, जैसे कि आपका जो ये था, आपके अरब रीजन था, कुछ 7th सेंचुरी में यहाँ कुछ प्रॉफिट मोहम्मद नाम के हुआ करते थे एक आदमी, जिनको कि आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट दर्जा दिया गया है आपके इसमें कुरान में। तो इन्होंने बेसिकली जब डेथ हुआ था, तो यहाँ से कुछ लोग आए, अरब से कुछ लोग आए, और यहाँ पे कुछ 8th सेंचुरी में 712 में ये आए, और इन्होंने क्या किया, इंडिया में आके मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया, कुरान के बारे में प्रचार प्रसार किया। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद जब पास आउट हुए, जब ये मर गए, जब इनकी डेथ हो गई, तो क्या हुआ, जो सेक्ट था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हुआ शिया और दूसरा हुआ दूसरा हुआ आपका सुन्नी। एक हुआ आपका शिया, दूसरा हुआ आपका सुन्नी। देखिए जो शिया थे, इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद
के प्रॉफिट मोहम्मद की बातों को फॉलो किया। ये जो डिसाइपल थे, यहाँ पे फॉलोअर्स थे, ये प्रॉफिट मोहम्मद की बातों को फॉलो करते हैं और ये मानते हैं कि प्रॉफिट, ये जो है शिया जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद के आपके ट्रू डिसेंडर हैं। लेकिन सुन्नी की अगर बात करें तो सुन्नी क्या है, ये अबू बकार के बेसिकली खलीफा थे उस टाइम पे, जो अर्ली एरा में सबसे पहले जो आपके कुरान के बातों को लोगों तक पहुंचाया था, कुरान के जो आपका मुस्लिम जो रिलीजन है इसको फैलाया था, तो ये लोग थे, सुन्नी लोग थे। तो सुन्नी जो आपके जो खलीफा लोग थे बेसिकली, ये एक मिनट, हाँ, तो शिया और सुन्नी दो सेक्ट में आपका जो मुस्लिम रिलीजन है वो आपका डिवाइड हो गया। शिया ने क्या किया, आपके प्रॉफिट मोहम्मद के आपका चीज़ों को फॉलो किया, ये बेसिकली इनके डिसाइपल हैं शिया, और सुन्नी जो है वो खलीफा को फॉलो करते हैं, बेसिकली अबू बकर उनको फॉलो करते हैं। तो इस तरह दो सेक्ट में डिवाइड हो गया आपका जो रिलीजन था वो। देयर वाज शिया मुस्लिम, एक शिया मुस्लिम हो गया जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के बिलीफ को फॉलो करते हैं, जो सन इन लॉ है जो अली, इनके बिलीफ को फॉलो करते हैं, और दूसरा है जो अर्ली लीडर खलीफा थे उनकी आपके अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, सुन्नी मुस्लिम। तो देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ। फिर हमें डिफरेंट स्कूल्स ऑफ लॉ जो था उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें उभर कर आई। तो जैसे कि हनाफी, आपके साफ़ी, ये दो चीज़ें हैं मेनली इंडिया में जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ लॉ उभर कर आए, जो हमें देखने को मिला। और भी डिफरेंसेस नज़र आए हमें, और भी डिफरेंट स्कूल्स देखने को मिले, डिफरेंट ट्रेडिशन देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें आपके मिडिवल इंडिया के दौरान पे हुआ। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए, हिस्टोरियन डू नॉट सी टाइम जस्ट ए पासिंग ऑफ आवर्स। जो हिस्टोरियन होता है सिर्फ टाइम को देख के नहीं ये चीज़ को देखता है कि भाई हिस्ट्री चेंज हो गया, या समय हो गया, 1 घंटा हो गया तो भाई चेंज हो गया, चीज़ें बदल गई है, डेज आपका दिन चेंज हो रहा है, ईयर्स चेंज हो रहा है, या आपका कैलेंडर में टाइमिंग आपका डेट चेंज हो रहा है। इन सब को देख के हिस्टोरियन पता नहीं लगाते हैं किसी भी चीज़ को। टाइम जो है वो रिफ्लेक्ट करता है चेंजेस। अब कौन से चेंजेस को, तो सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को, और ट्रांसफॉर्मेशन जो आइडियाज़ में हो रहा है, बिलीव में हो रहा है, इन सब को रिफ्लेक्ट करता है टाइम आपका। द स्टडी ऑफ टाइम is made somewhat easier by dividing the past into large segments period। तो आपका जो ये स्टडी है टाइम का, उसको पढ़ना और इजी हो जाता है अगर आप उसको लार्ज पीरियड्स को छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर देते हो। अगर हम इन द मिडिल और 19th सेंचुरी की बात करें तो जो ब्रिटिश आए, आपके ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, इन्होंने क्या किया, इनको अगर हिस्ट्री को समझना था तो इन्होंने सिंपल सा 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो हिस्टोरियन ने बोला है ये जो डिवीज़न किया है इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और आपका ब्रिटिश का, बिल्कुल ही गलत है। इन्होंने नहीं देखा कि सोसाइटी में क्या, इकॉनमी में क्या चेंजेस हो रहा है, सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहा है, आपका कल्चर में क्या चेंजेस हो रहा है, वहाँ की डाइवर्सिटी क्या है, आपके रिच डाइवर्सिटी है, आपका लेस डाइवर्सिटी है। इन सब चीज़ों को देखा ही नहीं, सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। बस रिलीजन के आधार पे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 पार्ट में आपके हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। तो आपके जो कुछ ही ऐसे हिस्टोरियन हैं जो इस पीरियड को फॉलो करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द जो आपके हिस्टोरियन हैं वो इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर, इन सब चीज़ों को देखते हैं जब हिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं, पास्ट को पढ़ रहे होते हैं। जैसा अगर हम बात करें तो अगर हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में अगर डिवाइड कर दें हम हिस्ट्री को, तो क्या होगा, हिस्ट्री को समझना कितना मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसे देखो, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ हिंदू नहीं थे, वहाँ हमने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा था। हमने देखा था हंटर गेदरर्स थे जो आपके सामान को घूम घूम के आपके गैदर करके खाया करते थे। फार्मर्स थे आपके, कुछ लोग थे जो टाउन में रहते थे, कुछ लोग विलेज में रहते थे। अर्ली एम्पायर्स और किंगडम्स की हमने बात की थी। लेकिन जब हम इस हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जब हम मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे 7th क्लास की NCERT में, तो वहाँ हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। डिफरेंट सोसाइटीज़ उभर कर आई, डिफरेंट रिलीजन आया, डिफरेंट रूलर्स आए। तो सिर्फ जो आपका हिस्ट्री है उसको इस पार्ट में डिवाइड कर देना है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा हिस्टोरियन ने बोला अभी जब हम पढ़ने लगे हिस्ट्री को।
क्योंकि ये 18th सेंचुरी का जो आपका हिस्ट्री का था वो डिफरेंट था, उसके पहले की हिस्ट्री डिफरेंट थी। तो वही बात बोला गया है, दिस 1000 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंज, बहुत सारे चेंजेस नज़र आया है इस 1000 years की हिस्ट्री में। आफ्टर ऑल द 16th एंड 18th सेंचुरी वे क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम 8th और 11th सेंचुरी। देखिए 8th और 11th सेंचुरी देखेंगे तो वो डिफरेंट होगा, आपका 16th और 18th सेंचुरी की बात करेंगे तो वो डिफरेंट होगा। तो देयरफॉर इंटायर पीरियड को सिर्फ एक हिस्टोरिकल यूनिट में आपका कर देना, मतलब आपका ये डिवाइड कर देना विदाउट इनके प्रॉब्लम्स को देखे बिना, ये बहुत ही गलत है। मोreover अगर मिडवल पीरियड की अगर बात करते हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू मॉडर्न पीरियड, तो भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएगी देखने को लिए यहाँ पे। देखिए मॉडर्न का मतलब क्या है, मॉडर्निटी मतलब कि आपका मटेरियल प्रोग्रेस हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो परिवर्तित हो रही है जो बहुत ही अच्छी है कंपैरेटिबल टू मतलब लास्ट एरा से, और बेसिकली सोसाइटी में चेंजेस हो रहा है और एडवांस हो रहा है सोसाइटी, पहले से ज़्यादा टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे मिडवल पीरियड में भी, तो मिडवल पीरियड में भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ था। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मिडवल पीरियड मॉडर्न पीरियड से काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था या बैक था। मानते हैं मिडवल पीरियड के कंपैरेटिवली मॉडर्न पीरियड में नई टेक्नोलॉजी आई, लेकिन मिडवल पीरियड को एकदम पिछड़ा हुआ कहना ये भी बिल्कुल गलत है कि यहाँ कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं था, बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, लोग किसी तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते थे, ऐसा नहीं था। तो इसलिए ये जो आपका जो डिवीज़न है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए यूरोपियन जो है, जब मिडवल हिस्ट्री जब खत्म होता है और मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है, तो जब जब आपका यूरोपियन आते हैं तभी मिडवल हिस्ट्री के आपका बंद हो जाता है और मॉडर्न का शुरुआत हो जाता है। तो यूरोपियन जो थे, जो इंडिया में आए थे, तो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी को, इंडिया जो सोने की चिड़िया कहलाती है, इनकी जो टेक्नोलॉजी है, इनका जो आपका क्राफ्ट था, आर्ट एंड क्राफ्ट था, इन सबको देख के अट्रैक्ट हुए थे इंडिया की तरफ। तो पहले भी टेक्नोलॉजी था, जब यूरोपियन नहीं आए थे तब भी हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, माना इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए नहीं थे। तो गाइज आई होप आपने ये वीडियो इन लेक्चर एंजॉय किया होगा। ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, आपका चैप्टर 1 यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो आपका वेडनेसडे को आएगा। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से शेयर भी किया करो ताकि लोगों के भी डाउट्स क्लियर हो, उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आपके सारे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अगर आप किसी प्रीवियस लेक्चर को देखना चाहते हो तो NCERT की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो 6th क्लास की NCERT की प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और आपको अगर लग रहा है कि आपको इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, बंसल ट्यूटोरियल के नाम से है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली फॉलो कर सकते हो, और कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। एंड अगर कोई आप अगर सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।